और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम लगातार बात कर रहे हैं बजट की और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस बजट को बनाने में वित्त मंत्री का साथ दिया है। पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त, उस टीम में से 4 सदस्य हैं जो मौजूद हैं और परिचय करवाना चाहेंगे। और मेरे दाहिनी ओर हमारे साथ है डॉक्टर टीवी सोमनाथन जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, हमारे साथ है तुहिन कांता पांडे जी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के भी सेक्रेटरी हैं। तुहिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं सेक्रेटरी विवेक, डॉक्टर विवेक जोशी, आप डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। और हमारे साथ हैं मिस्टर अजय सेठी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। ममता जी, ये वो टीम है जिसने प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के साथ मिलकर के साल 2024 का 24-25 का बजट तैयार किया और न केवल बजट तैयार किया बल्कि विकसित भारत की संकल्पना जो लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, वित्त मंत्री लगातार जिस पर फोकस करती रही हैं, इसी टीम की बदौलत आज हमें एक ऐसा बजट मिला है जो एक नींव रखता है, एक मजबूत बुनियाद रखता है भविष्य की और 2047 तक भारत को विकसित बनाने की। क्या है विजन इस मेगा बजट टीम का, सीधे उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, आप ही से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट पर बहुत बड़ा फोकस इस बार हमें दिखाई दिया है, लगातार हमने देखा कि इंटरिम बजट के बाद ये फुल बजट जरा भी आपको समय मिला नहीं होगा, लेकिन ये ब्रेन चाइल्ड किसका है इतना बड़ा पैकेज अनाउंस करने का 2 लाख करोड़ रुपया अगले 5 सालों में? ये तो इसका नाम ही प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पैकेज है, तो उससे ज़्यादा आपको ओरिजिन का क्या इंडिकेशन चाहिए। ये तो क्योंकि आज देश में जो स्थिति है वो ये है कि देयर आर पीपल हु वांट जॉब्स एंड देयर आर कंपनीज हु नीड एम्प्लॉयज़। इस गैप को अच्छी तरह ब्रिज करने के लिए ये स्कीम्स हम इस बजट में लेके आए हैं, जिसमें स्किलिंग के लिए कुछ स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स हैं, ताकि कंपनीज, it is basically to incentivize companies to take first timers, those who have no experience, those who are coming into the job market for the first time. उसमें एक एंट्री बैरियर होता है, उस एंट्री बैरियर को तोड़ने के लिए ऐसे सब्सिडीज हैं जिसमें से कंपनीज को अट्रैक्टिव लगे कि न्यू एम्प्लॉयज को लें। तो इट्स अ फिस्कल इंसेंटिव एंड वी आर होपफुल दैट इट विल हैव ए सब्सटेंशियल इफेक्ट ओवर अ पीरियड। और देखा जाए तो ये जो रोजगार में निजी क्षेत्र को आगे आने की जरूरत महसूस की जाती रही है, उसकी ओर भी एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन आगे बढ़ते हुए डॉक्टर विवेक जोशी, आपके पास इस सवाल को लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि रोजगार की जब बात की जाती है तो एमएसएमई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और मेरे को लगता है एक तीर से 2 निशाने साधने का प्रयास रहा ये कि एमएसएमई को भी बढ़ावा दे, उससे रोजगार का सृजन भी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी दम मिले। तो ये जो जिस वक्त प्लानिंग हो रही थी कि हमें कैसे इस लक्ष्य को अचीव करना है, तो क्या ये भी सोच कहीं ना कहीं दिमाग में थी कि हमें इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को इन स्टेप्स के जरिए अचीव करना है, एमएसएमई के माध्यम से ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स? यस, अगर आप देखें इस बजट का एक जो मेन फुटप्रिंट है वो एमएसएमई सेक्टर को लेकर के है, जिसमें कि रोजगार के अवसर बहुत सारे जनरेट होंगे। जो हमारे एमएसएमईज के क्रेडिट की कई समस्याएं हैं वो दूर होंगी, उनको दूर करने के लिए क्रेडिट गारंटी की योजना लाई जाएगी। इसके अलावा जो उनका स्ट्रेस पीरियड होता है, क्योंकि एमएसएमई कभी जब एनपीए की ओर जाती हैं तो उससे पहले वो SMA 0, SMA 1 और SMA 2 होती हैं। उस पीरियड में उनको किस तरह से सहायता की जाए कि वो वापस उनका अकाउंट जो है नॉर्मल अकाउंट हो जाए, उसके लिए अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है इस बजट के माध्यम से, इसमें कि एक तरह की गारंटी गवर्नमेंट देगी और बैंकों को ये कंफर्ट रहेगा कि जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको जो लाभ दिए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा वो कम ना किए जाए। तो इसी तरह से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सिडबी को कहा जाएगा कि वो अपने अगले 3 सालों में हर जो क्लस्टर हैं 242 उनमें अपने दफ्तर खोले, जिससे कि डायरेक्ट लोनिंग की जा सके। तो इस तरह के कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं एमएसएमई के लिए। और जब हम बात करते हैं एमएसएमई की तो उसी के साथ जुड़ा होता है निर्यात, और उसकी दिशा में भी जाहिर है कि ये एक ऐसा मुद्दा रहा है निर्यात का
कि इस बात को एक सवालिया चिन्ह लगता रहता है कि भाई विदेशों में जिस तरीके की हालत है, आर्थिक स्थिति जिस तरीके से अन्य देशों की है, उसके चलते भी हमारे निर्यात पर प्रभाव चढ़ रहा है, लेकिन एमएसएमई की मजबूती ना होने से भी निर्यात पे असर पड़ता है। तो क्या इस जो लेबर इंटेंसिव होना चाहिए इंडस्ट्री को, ये जो डिमांड रही है, आपको लगता है कि ये डिमांड की वजह से भी आधार बना एक आप लोगों की सोच का, आप लोगों की प्लानिंग का? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एमएसएमईज का काफ़ी योगदान रहता है भारत के एक्सपोर्ट्स में, और उसके लिए ही ये क्रेडिट की व्यवस्था को और सुचारू किया जा रहा है। और साथ में ही एक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की जो स्पेसिफिकली इस बजट में अनाउंसमेंट की गई है, जिससे कि एक्सपोर्ट को करने के लिए एमएसएमई के द्वारा काफ़ी सहायता मिलेगी। जी चलिए, हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू संजय मल्होत्रा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। और चलिए एक सवाल आप ही से लेना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं आमदनी की, तो इस बार तो ये अपेक्षा पहले से ही थी कि सरकार के हाथ में खजाना अच्छा है, तो इस वक्त ज़्यादा तोहफा, ज़्यादा सौगात लोगों को मिलेगी। आपके लिए भी क्या कितना आसान रहा, क्योंकि जीएसटी कलेक्शंस बढ़ गई हैं, तमाम अन्य ओर से भी कलेक्शंस अच्छी आती रही हैं, कितना आसान था आपके लिए इस बजट में इस तरह की एक सोच सामने रखना कि चलिए अब तेज रफ्तार से विकास की ओर बढ़ते हैं? जी बिल्कुल, हमारे लिए हर समय ये एक जो भी हम एक अचीव करते हैं, जो भी एक माइलस्टोन अचीव करते हैं, तो वो हमारे को यही प्रेरित करता है कि हम और अधिक बेहतर करें। तो उसी सोच के साथ में इस बजट में भी हमारे प्रयास रहे हैं। वैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बजट में जहाँ तक राजस्व के संबंध में प्रस्ताव हैं, हमने 3 मुख्य बातों के ऊपर में ध्यान दिया है। सबसे पहला, जो कि सरकार की पहले से मंशा रही है, उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार से हम जो हमारे कर प्रणाली है उसको हम किस प्रकार से सरल बनाएं, ताकि लोग उसको अच्छे से समझ सकें, उद्योग उसको लागू कर सकें, और जो हमारे विवाद हैं, जो हमारे मुकदमेबाजी है, वो किस प्रकार से कम हो। दूसरा जो इसके अंदर में हमारा उद्देश्य रहा है, वो ये रहा है कि हम किस प्रकार से जो पूरा बजट का जो थीम है कि रोज़गार को हम किस प्रकार से बढ़ावा दें, निवेश को हम किस प्रकार से प्रोत्साहित करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे कदम इसके ऊपर में हमने लिए। जैसा कि एंजल टैक्स को हटाया गया है, कॉरपोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके ऊपर में 40% से 35% किया गया है। जो आयात की जो दरें हैं, जो हमारे लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, जिनमें मेरीन इंडस्ट्री है, लेदर, टेक्सटाइल्स के सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम के सेक्टर हैं, उनमें सब में जो है हमने ड्यूटीज़ को कम किया है। और तीसरा जो सबसे हमारा प्रमुख जो हमारा स्टेक होल्डर रहता है, जो हमारी आम जनता है, उनके लिए हम किस प्रकार से राहत दें। तो चाहे पर्सनल इनकम टैक्स की बात हो या कस्टम्स ड्यूटीज़, जैसे कि मोबाइल के ऊपर में आपने देखा कि घटाई गई, तो इन 3 थीम्स के ऊपर में मुख्य तौर से राजस्व संबंधी प्रस्ताव इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने रखे। संजय सर, हम न्यू टैक्स रिजिम को लेकर आपसे सवाल करेंगे और समझेंगे कि उसके पीछे का रैशनल क्या है, लेकिन अजय से साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ग्रोथ को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं, कितना बड़ा फोकस रहा है ग्रोथ इस साल के बजट में, और क्या ये विकसित भारत की एक बुनियाद रखता है? क्योंकि कल के आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 7% की औसत विकास दर हम प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या इस बजट में ये बुनियाद आपको दिखती है? देखिए, पिछले 3 वर्षों में भारतवर्ष एक बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, उन देशों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रखने वाला देश के ऊपर में आगे आया है। तो पहला प्रयास बजट के माध्यम से और सरकार की नीतियों के माध्यम से है कि आने वाले वर्षों में भी इस वृद्धि दर को ऊंचा रखा जा सके, साथ में एक समावेशी विकास भी हो। तो उस दिशा में इस बजट में कई सारे प्रयास किए गए हैं। उसमें मुख्य तौर पे कि जो अर्थव्यवस्था की क्षमता है उसे कैसे हम बढ़ाएं कि वृद्धि दर और भी बढ़ सके और उसे सस्टेन कर सके। दूसरा प्रयास है कि जो रोजगार की उत्पत्ति और जो उत्पत्ति हो रही है वो कैसे
अच्छी क्वालिटी के, अच्छे रेम्यूनरेशन के साथ जो जॉब्स हैं उसे बना सके, तो उसके चलते हुए इसमें हैं। और युवाओं को उनकी जो कौशलता है उसे कैसे सुधारा जा सके उसके बारे में। तो आपको लगता है कि जो क्षमता है 7% की 8% की ग्रोथ रेट कितना, अभी मेरे ख्याल से 8.5% नॉमिनल ग्रोथ, 10.5% शायद हमने इस बार रखा है बजट में, जिसके आधार पर बजट की प्रक्रिया तय की गई है। देखिए, हम दो विभिन्न आंकड़ों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बजट में जो करंट प्राइसेस में 10.5% जो है जी, वो हमारा अनुमान है और ऐसी उम्मीद है कि उसके आसपास वृद्धि दर आएगी भी। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है 6.5 से 7%, वो एक कांस्टेंट प्राइसेस में जो वृद्धि दर की वहाँ पर बात करी गई है, उसमें इन्फ्लेशन का या वो इकोनॉमिक्स कहते हैं जहाँ डिफ्लेटर की बात करते हैं, वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो 6.5 से 7 तक या 7.5 हो सकता है। रही बात कि 10.5 का 11-12 हो सकता है, अगर इन्फ्लेशन के चलते होता है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही, वो बल्कि अच्छी बात नहीं ही है। जो हमारी इकोनॉमी की जो रियल ग्रोथ रेट है वो 6.5 से 7 हो, 7.5 हो, और 5-7 सालों में अगर 8 तक पहुंच सके, हम उस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को कर सकें, तो वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जी, तुहिन पांडे जी, एक बड़ी बात जो इस बार बजट में निकलकर सामने आई, जिसको लेकर बहुत राजनीतिक नज़रिए से बात होती रही, लेकिन हम आर्थिक नज़रिए को सामने लेकर रखेंगे कि पूर्वोदय योजना रखी गई। ढांचागत विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। ये जो पूर्वी भारत को विकसित करने की सोच है, क्या ये बिहार और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक कारण आपको दिखते हैं, या एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर, अपने विभाग के आधार पर अगर हम आपसे समझें, इसके पीछे की आर्थिक सोच कितनी दूर तक जाती है? माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उसको स्पष्ट किया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था कि ये जो ईस्ट है, इस पे फोकस सरकार का इसलिए भी आवश्यक है कि इस एरिया में एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं और बहुत खनिज पदार्थ हैं, लेकिन उस हिसाब से वो विकास नहीं हुआ है जिस हिसाब से विकास होना चाहिए। तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, ह्यूमन विकास के लिए वो ग्रोथ दर में जा रहा है, क्योंकि नेशनल ग्रोथ इज़ ऑल्सो कॉम्पोजिशन कि सभी राज्यों का जो कंट्रीब्यूशन हो, तो उस दृष्टि से ये पूर्वोदय योजना लाई गई। जी, सोमनाथन साहब, अगर हम आपसे समझना चाहें कि जो एक्सपेंडिचर है उसको लेकर के हमने क्या रणनीति रखी है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, इस बार जो खर्चे देश में किए जाएंगे उनकी अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या रखी गई? See, what we have tried to do is to keep up the focus on capital expenditure. So this year the provision of 11,11,111 crore is 17% above the actual expenditure in the previous year. That is the fourth consecutive very large increase. On the other hand, we have also tried to keep our fiscal deficit under control. So on revenue expenditure, we have maintained a lower rate of growth. Actually, the total expenditure is growing by 8.5%, even though capital expenditure is growing by 17%. तो इस वजह से हमने डेफिसिट को कम करने में सफल हुआ है. That is, our fiscal deficit is going down from what was initially projected for the current year at 5.1% has been revised to 4.9, partly because we have got some additional revenues, but also partly because we have kept tight control on expenditure. In expenditure, the priorities apart from capital expenditure have been on employment creation and rural infrastructure schemes. So employment creation, you would have seen, we have mentioned so many schemes. Provisions have been made for those schemes. Bigger provisions will be made in the coming year when they are fully operational. okay. But there is also a large amount which will be spent on programs like Pradhan Mantri Awas Yojana, both Grameen and Shehri. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and these are schemes which will provide a lot of employment and resources in rural areas. So this is another important जो area. कॉरिडोर्स को जोड़ा गया है कि हाँ, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ही लोगों तक सुविधाएं पहुंचाएंगी। बिल्कुल,
और क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है सर कि बुनियादी ढांचे पर जो आप लगातार फोकस कर रहे हैं कैपेक्स के माध्यम से, उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट भविष्य के ग्रोथ पर हमारा सकारात्मक पड़े? इट इज़ अ कॉन्शियस पॉलिसी। पिछले 4 साल से ये पॉलिसी चल रहा है और आगे भी चलेगा। ऐसे इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि 3.4% ऑफ जीडीपी इज व्हाट वी आर स्पेंडिंग नाउ and this will continue. This has been indicated in the speech. तो यानी एक दूरगामी It is लक्ष्य के a साथ long-term strategy. Every rupee spent there tends to increase our national income by more than 2 rupees. और इसके साथ में जो सर स्टेट्स को ग्रांट आप दे रहे हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर शायद 15 लाख करोड़ रुपए तक जाता है, और अगर उसको ऐड करें तो उसका कितना इम्पैक्ट पूरे देश के विकास पर पड़ता है? क्योंकि इकोनॉमिक समीक्षा में, आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि राज्य सरकारों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। It's a very large sum. The effective capital expenditure amount is extremely large, and that has grown even faster than the capital expenditure. So this is, and the states also in the last financial year greatly increased their spending on capital expenditure, which is a very welcome sign, and it means that the incentives which the center has created, ये 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, उस वजह से हमने उनको भी प्रोत्साहित किया कि आप भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जोर दें, और उसके वजह से वहाँ भी ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। और देश भर में ये ग्रोथ रेट को जो हम कह रहे हैं कि अभी 7% होगा, ये एक्सीडेंट नहीं है कि 7% है। एक्सीडेंट नहीं है कि हम दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। सोच समझ कर कदम इट्स अ उठाए रिजल्ट जा ऑफ रहे हैं। पॉलिसीज, इट डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट। राइट, वेरी राइट। नीतिगत स्तर पर सरकार के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। हमारी ये चर्चा फिलहाल जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और लेंगे और सवाल। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। आपदा कभी समय देख कर नहीं आती, हो ओलावृष्टि या हो तेज आंधी। ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है किसानों की परेशानी, जब फसल का हो जाए नुकसान और हो जाए वित्तीय हानि। इस वित्तीय हानि से आज ही खुद को बचाओ। AIC और PMFBY के साथ फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब सही इक्विपमेंट्स के साथ आपके उपज को लाभदायक बनाइए, अपने सपनों को साकार करिए और सफलता की ओर बढ़िए। आपकी खुशियों की ओर, आपके बैंकिंग साथी के साथ। स्टार एग्री इंफ्रा के विशेष गुणों के साथ अपने सपनों को उड़ान दें। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपने रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं बजट 2024 की।
संजय जी, हम टैक्स रिजीम की बात, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर कोई इसके बारे में स्पष्टता चाहता है और वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्टता से स्लैब्स दिखाई हैं जिनको हम लगातार दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं, लेकिन वो नई टैक्स रिजीम की हैं। दो बातें जो आम चर्चा में लोगों के बीच से उठती रही हैं वो ये कि क्या पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ना ही होगा। कुछ लोगों की सोच रहती है कि जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। क्यों उनके लिए नई टैक्स रिजीम में ही आना बेहतर होगा? क्या पुरानी रिजीम को हम खत्म ही कर देंगे पूरी तरह से, ये लक्ष्य है? और दूसरी बात, जो हम स्टैंडर्ड टैक्स रिडक्शंस की बात करते हैं वो सब पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि नई पुरानी टैक्स रिजीम में सब पे ही एप्लीकेबल होगा ना? ये बिल्कुल जो है सरकार की एक घोषित नीति है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा भी कहा गया कि हम जो भी ये छूट है, डिडक्शन है, उससे हट करके एक सरल टैक्स योजना की ओर हम जाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि उसी प्रकार की योजना कॉर्पोरेट टैक्स में भी पिछले वर्षों में 2019 में हम लाए थे, जिसमें 22% की दर रखी थी, लेकिन कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से ये पर्सनल इनकम टैक्स में भी उसी प्रकार की ये एक सिंप्लीफाइड न्यू टैक्स रिजीम जिसे हम बोलते हैं वो लाया गया, जिसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हमारी प्रयास है कि जो नई कर प्रणाली है, जो सरलीकृत कर प्रणाली है, उसी को हम बढ़ावा दें और लोग उसी के अंदर में आएँ और अपना कर उसी में दें। जहाँ तक आपकी ये बात है कि क्या पिछली जो पुरानी जो ये कर प्रणाली है, ओल्ड टैक्स रिजीम, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा? जी नहीं, ये स्पष्टतः घोषणा की गई है, बताया गया है माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा कि इसको हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो नई प्रणाली है उसमें लोग आएँ। तीसरा जो आपने प्रश्न उठाया कि क्या जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी मिलेगी, तो जी हाँ मिलेगी, लेकिन 50,000 रुपये तक ही मिलेगी, जबकि नवीन टैक्स योजना में जो अभी जो घोषणा जो की गई इस वित्तीय वर्ष के बजट में, वो सभी की सभी योजनाएं न्यू टैक्स रिजीम से संबंधित है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, जो 50,000 से 75,000 रुपया किया गया है पेंशन भोगियों के लिए और वेतन भोगियों के लिए, वो 50 से 75, और जो फैमिली पेंशन जो ले रहे हैं उनके लिए 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 जो किया गया है, वो केवल नवीन टैक्स प्रणाली में ही किया गया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो बदलाव किए गए थे नई टैक्स रिजीम में, जो कर प्रणाली जो कम की गई थी, तो टैक्स दरें 6 से 5 की गई थी, उसके फलस्वरूप 37,500 रुपये तक का लाभ एक व्यक्ति को दिया गया था, और उसका आज ये परिणाम है कि करीब 68% पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स इस नवीन प्रणाली में 2/3 से भी अधिक शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये एक हमारे लिए तो बाकी जो 32% है उनके ऊपर उनके लिए है कि वो भी इसके बेनिफिट्स को देखते हुए, सरलीकरण को देखते हुए इसका हिस्सा बने। लेकिन जब हम बात करते हैं टैक्सेशन से जुड़े मुद्दों की, तो उसमें एक विवाद की बात भी आती है, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात, जिसको लेकर सरकार कह रही है कि हमारा पूरा प्रयास है कि इस दिशा में भी कम से कम मामले आए। ये जो विवाद से विश्वास तक की बात की जा रही है, ये क्या है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न मेरे से किसी और ने नहीं किया पहले, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों को मालूम चले कि हम विवादों को किस प्रकार से कम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात जो मैंने पहले कही और जो हमारी थीम रही है कई वर्षों से रही है कि हम जो हमारी टैक्स प्रणाली है उसको हम सरल करें। तो सरल करेंगे, टैक्स दरों में हम कमी करेंगे तो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स कम होंगे। वो कस्टम्स में हमने किया, जीएसटी में हमने ये काफ़ी कुछ किया, और आगे के लिए घोषणा भी हमने की है। तो ये हमारा एक सदैव प्रयास है कि सरल करें, टैक्स रेट्स कम करें, तो विवाद स्वतः ही, ये भी ज़रूरी है कि विवाद आगे ना हो, तो उसके लिए हम सरलीकृत कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा एक बैकलॉग जो हमारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, उसके लिए हमने इसमें 3 बातों के ऊपर में ध्यान दिया है। सबसे पहले जैसा कि आपने कहा, विवाद से विश्वास स्कीम, जिस प्रकार से हम पिछली बार विवाद से विश्वास स्कीम लेकर के आए थे, उसी प्रकार, लगभग उसी प्रकार की एक विवाद से विश्वास स्कीम, जो भी अपीलें 22 जुलाई 2024 कल
तक जो भी लंबित हैं किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण में, किसी भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट में यदि वो पेंडिंग है, तो वो व्यक्ति, वो टैक्स पेयर इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वो आवेदन कर सकता है और केवल उसको टैक्स देना है, उसका जो ब्याज है, जो पेनल्टी है वो माफ़ है, और साथ ही साथ यदि प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल कोई केस है तो वो भी हम इसके अंदर में दायर नहीं करेंगे। तो 3 लाभ इसके हम दे रहे हैं यदि वो केवल टैक्स की जो राशि है वो दे दे। हमें इससे उम्मीद है कि करीबन 50 से 70 हज़ार केसेस, मुकदमे हमारे कम होने चाहिए। दूसरा, हमने इसमें ये घोषणा किया है कि हमारी तरफ से हम राजस्व, सरकार जो है कम से कम केसेस कोर्ट्स में दायर करेंगे। तो जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं, जो टैक्स इफेक्ट है, वो अभी ट्राइब्यूनल के लिए 50 लाख रुपए था, उसको हमने 60 लाख किया है कि अगर 60 लाख रुपए से कम का उसके अंदर में डिस्प्यूट है तो उसको हम प्राधिकरण में नहीं जाएंगे। 1 करोड़ की जो सीमा थी हाई कोर्ट में जाने के लिए, उसको हमने 2 करोड़ किया है, और उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जो 2 करोड़ रुपए की सीमा थी उसको हमने 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ रुपए से कम यदि कर उसके अंदर में उसके विवाद है तो उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तीसरा जो हमने घोषणा की है कि और अधिक अधिकारी, विशेषकर जो कमिश्नर के स्तर पे हमारी पेंडेंसी बहुत है, तो उसको जो है हम और अधिक अधिकारी लगा करके वहाँ पे, विशेषकर जो हमारे हाई वैल्यू के जो केसेस हैं उनके लिए लगा करके उनको हम कम करने का प्रयास करें। तो संक्षिप्त में जी डॉक्टर जोशी, अगर हम समझना चाहें बैंकिंग व्यवस्था की, तो कितनी मजबूत बैंकिंग व्यवस्था अभी नज़र आती है? फिस्कल डेफिसिट नंबर देखने पर ऐसा क्या अनुमान है आपका बोरोइंग्स को लेकर के, और क्या प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए जो कर्ज है वो मुहैया कराते रहेंगे हम लोग, जिससे कि विकास को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी अभी सुदृढ़ है, खासकर जो पिछले 10 सालों में जो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उससे हमारे 2014 से पहले कुछ बैंक्स वो लॉसेस में थे और आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर थे, उससे वो लोन वगैरह नहीं दे सकते थे और काफ़ी तरह के उन पर रिस्ट्रिक्शंस थे। गवर्नमेंट ने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का पिछले 7-8 सालों में उसमें बैंकों में डाला, जिससे कि बैंक हमारे सुदृढ़ हुए और जो हमारे एनपीएस थे उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया और उनके नियमों में चेंज करके आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा उन पे कांस्टेंट विजिल रख करके, तो आज बैंक उस स्थिति में आ पाए हैं जहां वो सुदृढ़ हैं। और इस बजट में भी आपने देखा होगा, इसके पहले 3-4 बजट गए, उसमें कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन का बैंकों में नहीं किया गया। एक सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं इस बात का मानता हूँ, जिससे कि वो इकोनॉमी में अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे करके कर रहे हैं और हर वर्ष जो क्रेडिट है उनका करीब 14-15% के हिसाब से बढ़ता जाए। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड जो योजनाएं हैं उसमें भी लोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखा गया है, इसलिए बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो मुद्रा लोन हो या फिर एमएसएमईज को सपोर्ट करने की जो व्यवस्था हो। तो उसके लिए बैंकिंग व्यवस्था कितनी तैयार है? तो देखा जाए, जैसे आपने कहा कि कई सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स में बैंक का लोन एक बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मुद्रा का है या आपका स्वनिधि है जी। स्किल के लिए एक नया मॉडल आप शायद बनाने जा रहे हैं, स्किल को लोन लेने के लिए, स्किल के लिए भी स्किल के लिए तो एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इस बजट में बताई गई है, जिसमें कि इंडस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो यूथ को स्किल करने के लिए जो इंडस्ट्री की डिमांड होगी उस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाएगा और करीब 60,000 करोड़ का प्रावधान उसमें किया जा रहा है। सेंट्रल शेयर करीब 30,000 करोड़ का है, जिससे कि 20 लाख युवाओं को सहायता पहुंचाई जाएगी इसके द्वारा। तो वो एक है, स्किलिंग का लोन है, लार्जर स्किलिंग लोन देने की भी व्यवस्था करी जा रही है। फिर साथ ही साथ एजुकेशन लोन का भी इसी के साथ प्रावधान किया गया है। बट जो एक बैंकिंग व्यवस्था में सबसे बड़ा क्रांतिकारी स्टेप है वो डिजिटल फुटप्रिंट्स को लेकर के, यूपीआई का जैसे जैसे उपयोग बढ़ रहा है, तो बैंकों के अंदर एक ऐसी भावना आ रही है कि किसी को लोन देने से पहले उसका डिजिटल फुटप्रिंट देख के दिया जाए। तो मॉडल थोड़ा सा चेंज करने की
कोशिश भी करे जा रही है। लेकिन आप यूपीआई और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करने के लिए आपने व्यवस्थाएं जो बरकरार रखी हैं उसमें कोई कमी नहीं की गई है, यानी वो भी अब अभी जो सर्विसेज होती हैं वो फ्री रहेंगी, वैसे ही चलते रहेंगे। वैसे ही चलते। अजय जी, अभी आप एमएसएमई की जो बात कर रहे थे तो उसमें आपने कई चीज़ों को बताया। एक बात जो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के सामने स्पष्ट करें, क्योंकि सरकार का नज़रिया भी बताती है कि जो एमएसएमईज लोन लेते हैं बैंक से उनको भी असेसमेंट का तरीका बदल दिया गया है। पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटस को जो छानने के लिए, छानबीन करने के लिए जो नज़रिया होता था बैंक का, बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने इस बात को सामने बहुत मजबूती से रेखांकित किया कि हम उस असेसमेंट के मॉडल को ही बदलना चाहते हैं। कहाँ तक ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी देता है इंडस्ट्री? इसकी हम लोग के पूरे वर्ष भर जो इकॉनमी में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात होती रहती है, लेकिन इस बजट के पहले जब एक व्यवस्थित ढंग से एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ चर्चा हुई थी तो इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे निकली थी कि कई सारे बैंक कुछ इस तरह की पद्धति में चले गए हैं जहां पर वो एक एक्सटर्नल एजेंसी से क्रेडिट असेसमेंट कराते हैं। वो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक लोन देने के पहले एक बाहर की एजेंसी से भी करवा लें कि बाहर की एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो बड़े कारपोरेट की एजेंसी का क्रेडिट रेटिंग का तो अपना उनका तरीका है, एक स्ट्रक्चर है, एक पद्धति है, लेकिन जो छोटी एमएसएमई है उनके लिए कोई ऐसी बहुत चारू पद्धति नहीं है। एक तो उसे लागत लगती है बाहर जाने का, फिर कहीं की कुछ बैलेंस शीट वगैरह उनकी कुछ बहुत अच्छी नहीं हो सकती थी। इस बजट में कहा गया है कि बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक अपनी इन हाउस कैपेबिलिटी डेवलप करें। उनके पास अगर कोई एमएसएमई यूनिट आती है तो आप एसेस करिए, इसमें इन हाउस करिए। दूसरा कहा गया कि इतना ज़्यादा डिजिटल फुटप्रिंट है, उसके आधार पर आप एक नई व्यवस्था बनाएं या बनवाएं, उसे इस्तेमाल करें। तो एक नया नज़रिया कि ऐसा नहीं कि रिस्क ज़्यादा लेना है, लेकिन रिस्क का सही आंकलन हो सके, वो व्यवस्था जो बड़े बैंक हैं वो अपनी व्यवस्था करें, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एक बड़ा ही स्पष्ट मैसेज है। और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, सेठ सर, एक छोटा सा सवाल आपसे डीपीआई को लेकर के हम समझना ये चाहते हैं, क्योंकि G20 आपने लीड किया और उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ पूरी दुनिया ने की। अब उसको हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, रजिस्ट्री बनाना चाहते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर पर आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं, अगर आप उस चीज़ को लिंक कर पाएँ तो? देखिए, जो एग्रीकल्चर में बात कही गई है तो वहाँ पर 3 चीज़ें हैं। किसान की आइडेंटिटी एक आधार के रूप में है, आधार उसका है। किसान की अपनी ज़मीनें हैं, ज़मीन पर अपनी खेती करता है, फसल बनाता है। जी। लेकिन अभी ये तीनों चीज़ें अलग अलग व्यवस्थाओं में है। तो अगर वो किसान ने, किसी ने वहाँ पर एक सरसों की खेती करी है और ब्रांच के कहीं वो बैंक के पास जाके कहता है कि मैंने इस वर्ष सरसों की खेती करी है, मुझे उसके लिए लोन चाहिए, वो ब्रांच मैनेजर को पता नहीं है कि क्या सरसों की खेती करी है। कृषि मंत्रालय को या या राज्य का जो कृषि विभाग है उसे उस राज्य में सरसों की कितनी खेती हो रही है उसके बारे में भी सही आकलन नहीं हो पाता है। तो ये जो डीपीआई है, एक फार्मर रजिस्ट्री में एक तरफ उसका आधार नंबर और बैंक अकाउंट कनेक्ट होगा, दूसरी तरफ से उसकी क्या ज़मीनें हैं वो कनेक्ट होंगी, साथ में ज़मीन के साथ उसका एक नक्शा है, नक्शे की GIS मैपिंग हो रखी है, वो अलग कनेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं कोई एक डेटाबेस बनेगा, सब अपने अपने बनेंगे लेकिन एक दूसरे से बात कर सकेंगे। और वो क्या है कि मोबाइल लेके पहुंच गए, किसी भी एक युवा व्यक्ति या जाके वहाँ पर अगर फोटोग्राफ भी ले लिया तो पता लग जाएगा कि सरसों लगी है कि कुछ नहीं लगा है। जी। और फिर लोन लेने में सुविधा होगी। इसी तरह से उस किसान को अगर ये पता करना है कि आज क्या वातावरण में क्या होने वाला है, बारिश आ रही है नहीं आ रही है, तो वो उसके लिए वहाँ पर उसकी फसल से संबंधित जो जानकारी है वो देने में आसानी होगी। तो एक जो UPI मूवमेंट कहते हैं कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार क्या कर रही है, सरकार वो व्यवस्था बना देगी। उसके बाद स्टार्टअप हैं, अलग उद्यम हैं, किसान खुद अपना इनिशिएटिव लेता है, उस सब में अनुकूल होगा। और ऐसा नहीं कि राज्यों ने कर रखा है। इसमें कई राज्य से मध्य प्रदेश ने बड़ा अच्छा काम किया है, कर्नाटक ने अच्छा काम किया है, यूपी और महाराष्ट्र ने अच्छा काम किया है। तो 5-7 राज्यों काफ़ी इसमें आगे बढ़ गए। प्रयत्न है कि सभी राज्य
उस रास्ते पे चल सकते तो एक संकेत दिया गया है, एक पहल सामने रखी गई, एक सोच रखी गई है जिस पर काम होगा और हो रहा है। ममता जी, एक नया मॉडल है जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। ये डीपीआई एक नया मॉडल है जो पूरी मतलब एक प्लेटफॉर्म सरकार बनाती है, उसका सभी स्टेक होल्डर इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया में ये मॉडल नहीं है और पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और भी सवाल एक्सपेंडिचर को लेकर के हैं, उसको लेकर के हम वित्त सचिव साहब के पास चलेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2004। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH એ સંભાળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો હા એ સત્યાનાશ ભાઈ નુકસાન कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पता है कैसे गुड़िया स्कूल आती, कैसे गांव गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती हैं, कैसे ये स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहराता, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता है, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सब को संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता है। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2024। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तुहिन कांता पांडे जी, आपसे हम समझना चाहेंगे डाइवेस्टमेंट को लेकर के आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि सभी लोग समझना चाहते हैं शेयर बाजार तो लगातार नई ऊंचाइयां बना रहे हैं, लेकिन आप लोग उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, हमारा जो दीपम हमारा डिपार्टमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जी। तो पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट की जो अप्रोच हमारी है कि ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन हो, और उस वैल्यू क्रिएशन में आप देखेंगे हमारे जो 77 जो हैं लिस्टेड कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, उनका मार्केट कैप पिछले 3 सालों में 12 लाख करोड़ से 73 लाख करोड़ हुआ है। तो इतना वैल्यू क्रिएशन हुआ है क्योंकि उनकी जो एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू है वो रियलाइज़ हुई है, मार्केट ने उसको समझा है, उनमें कैपेक्स की इम्प्रूवमेंट हुई है। कैपेक्स की बात हुई थी, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कैपेक्स जो है वो इस बजट में नहीं है, लेकिन उनके अपने रिसोर्सेज से वो लोग करते हैं। PSUs करते हैं। बैंक्स में आपने बताया बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, उनकी मार्केट कैप बढ़ी है, शेयर वैल्यू बढ़ी है। तो डाइवेस्टमेंट जो है वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है आपकी लिस्ट करना या उसका डाइल्यूशन करना, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो डाइवेस्टमेंट का जो कैलिब्रेटेड डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमारी उसके साथ ही चलेगी, लेकिन ओवरऑल हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है वैल्यू क्रिएशन। और उसमें आप देखिए जो डिविडेंड इनकम है उसमें बहुत वृद्धि हुई है, और आज नॉन टैक्स रेवेन्यू का ओवरऑल इस बजट में, कमिंग बजट में 5,45,000 करोड़ का प्रोविज़न है, जो कि पिछले जो प्रोविज़न एक्चुअल्स थे वो अबाउट 4 लाख करोड़ थे। लगभग 1.5 लाख करोड़ की वृद्धि नॉन टैक्स रेवेन्यू में हो रही है। उसमें डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स CPSEs के हैं और डिविडेंड ऑल्सो फ्रॉम द RBI एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ से भी इनकम हो रही है।
और जो डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन की रिसीट्स हैं वो हमारे मिसलेनियस कैपिटल रिसीट से आती हैं, जो लगभग 50,000 करोड़ का बजट किया गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो कैलिब्रेटेड वे से चलेगी, लेकिन उसका जो मूल लक्ष्य हमारा होगा वो वैल्यू क्रिएशन होगा, जिसमें कि हम उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, और जिससे सबको रिवॉर्ड मिले, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी मिले और सरकार को भी मिले। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्ट्रैटेजी हम की है। लेकिन संजय सर, फिर ये सवाल उठता है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के आपने जो निर्णय लिया वो क्यों लिया, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें क्यों बढ़ोतरी कर रहे हैं? एसटीटी आपने क्यों लगा दिया जो F&O में ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर बाजार से? इसलिए मैं इस सवाल नहीं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारा पूरा जो बजट का जो पूरा जो ध्यान उद्देश्य रहा है वो सरलीकरण के ऊपर में रहा है, और ये जो कैपिटल गेन्स के जो बदलाव किए गए हैं वो भी विशेषकर, वो भी मुख्यतः सरलीकरण की ओर है। तो आपको मालूम है कि पहले जो है, पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से पहले, जी, क्योंकि ये जो बदलाव हैं, अन्य बदलाव, कई सारे बदलाव तो आगे से होंगे, लेकिन ये बदलाव आज के दिन से हुआ है। और आज से पहले कई प्रकार के जो अलग अलग एसेट्स हैं उनमें अलग अलग दरें थी, किसी में 10%, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं है। 20% इंडेक्सेशन है, इंडेक्सेशन नहीं है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेबल रेट है। जी 4 प्रकार के रेट्स थे, और 3 प्रकार के जो है होल्डिंग पीरियड थे कि इतना आप रखोगे इतने समय के लिए, तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, और नहीं तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो ये एक मांग बहुत लंबे समय से आ रही थी कि हमारे को इसको सरल करना चाहिए। तो मुख्यतः जो हमने किया है उसमें सरल किया है। अब साथ साथ उसके निश्चित रूप से कुछ एक जो एसेट क्लासेस हैं उनमें बढ़ोतरी भी हुई। जो सिक्योरिटीज़, जो फाइनेंशियल एसेट्स जो लिस्टेड थे, इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट 10% थी, जैसा कि आपको मालूम है, उसको 12.5% किया। मामूली सा एक बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे आपके दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बढ़ोतरी है बहुत ही मामूली बढ़ोतरी है, और ये जो मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए नहीं लागू हो रही है, क्योंकि वो इस प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं, और यदि वो देते हैं तो 1 लाख रुपए की हमने इसके अंदर सीमा रखी हुई जी, और उस 1 लाख रुपए की सीमा को हमने अब 1.25 लाख रुपया कर दिया है। तो ये उनके ऊपर में लागू नहीं होता है। विशेषकर जो ये जो टैक्स जो दिया जा रहा है, जो धनाढ़, जो उच्च आय वर्ग के जो लोग हैं, जिनमें 1 करोड़ से अधिक, करीबन 61% जो टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आया, वो 1 करोड़ रुपए से जिनकी अधिक आय है उनसे जी। तो ये जो टैक्स है ये केवल मामूली सा अंतर, बाकियों के लिए भी मामूली सा बढ़ाव है। एक दूसरी बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा इंडेक्सेशन की। ये काफ़ी जो है, ये मुझे बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर में भी ये बात आ रही है कि ये जो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था वो हटा दिया जी। तो ये लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो एक तरफ से हटा दिया है, लेकिन दूसरी ओर जो दर है उसको 20% से कम करके और 12.5% कर दिया है। अभी मैं आपको ये उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि जीता जागता आज का ही उदाहरण है, और आपके दर्शकों को ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात जो है बाजार में आ रही है, तो ये स्पष्ट करना आवश्यक है। तो इसी प्रकार के, जिस प्रकार का ये आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद में एक इंटरव्यूअर ने कहा, साहब एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना है। जी। मैंने कहा साहब क्या पर्सनल क्वेश्चन, तो अभी दूसरे एक इंटरव्यू में जाना है जी। तो बोला नहीं साहब ज़रूरी है, वो नंबर या तो दे दीजिए। मैंने कहा चलो जा रहे हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक अपन बात करते हैं, बताओ क्या हुआ जी। कि साहब मैंने जो है वो इंडेक्सेशन का लाभ आपने हटा दिया है, तो उससे क्या मेरे को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? कि साहब वो 2001 वाला बेनिफिट वो कैसे? मैंने कहा भाई आप बताओ 2005 आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी थी? बोला साहब 2005 में। किस रेट पे खरीदी? बोला साहब 20 लाख रुपए में खरीदी थी। मैंने कहा आज के दिन में उसकी क्या वैल्यू होगी? बोला साहब 2 करोड़ रुपया। साहब मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं। मैंने कहा देखो आज भी अगर तुम बेचते तो नहीं मिलता, लेकिन जो है तुम बहुत खुशनसीब हो कि ये आज बजट आ गया, तुमने इससे पहले नहीं बेचा। क्योंकि अगर तुम बेचते तो मेरे अनुमान में ज़्यादा होता। कहता कैसे? मैंने कहा निकाला मैंने अपना जो
इन्फ्लेशन है, मैंने कहा देखो पिछले 19 वर्ष में 2005 में जब तुमने खरीदा जी। और आज 3 गुना इंडेक्स जो है बढ़ा है। मतलब 20 लाख रुपया जो था उसको हम इंडेक्स करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 60 लाख रुपया हुआ। तो 2 करोड़ पे अब तुम्हें कितना टैक्स जो है इंडेक्सेशन के साथ देना पड़ता। कहा साहब 2 करोड़ में से 60 लाख निकाल दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख हुआ, 1 करोड़ 40 लाख रुपए पे मैं 20% देता तो 28 लाख रुपया देता साहब। मैंने कहा आप कितना दोगे? बोला साहब 2 करोड़ में से अब तो मेरे को 1 करोड़ 80 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं है, अब तो जो है 20 लाख ही घटा सकता हूँ 1 करोड़ 80 लाख पे। तो 1,80,000 उसको थोड़ा कैलकुलेट नहीं कर पाया, कंप्यूटर अपना कैलकुलेटर से निकाल के बोला 22.5 लाख। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ? 5.5 लाख रुपए का उसको फ़ायदा हुआ। तो ये आज का उदाहरण है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। जी लाइव उसका लाइव उसका कार्ड मेरे पास पड़ा है। ये मैं बताना नहीं चाह, उसका जो है ये बताना उचित नहीं है कौन था। जी लेकिन ये जो इस प्रकार की जो संशय है लोगों के दिमाग में कि हमने इंडेक्सेशन हटा दिया है, लेकिन इंडेक्सेशन हटाया है लेकिन दर भी कम किया है, और उसको दर कम करने से वो उससे उनको ओवरऑल अधिकतर लोगों को, मैं ये बात गलत नहीं कहूँगा, अधिकतर लोगों को 90% से अधिकतर ज़्यादा लोगों को जो लंबे समय के लिए रखते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी है वो इन्फ्लेशन से कहीं अधिक दर पे बढ़ती है जी, 10, 12, 13% प्रति वर्ष के हिसाब से आराम से बढ़ती है। यदि वो 10% से अधिक दर से बढ़ रही है तो उनको इस नई प्रणाली से, नई जो हमने इंडेक्सेशन जो हटाई है उससे उनको लाभ होगा। केवल जो बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार में आपने उदाहरण के साथ इस बात को सामने रखा। मेरे को लगता है दर्शकों को भी ये समझना जरूरी है कि ऊपरी तौर पर आपको कुछ लग सकता है कि कम या ज्यादा हो गया, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से उस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर असली पिक्चर सामने आ सकती है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद ऐसी कुछ और आपके काम की बातों को लेकर हाजिर होते हैं। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH अब सही इक्विपमेंट्स के साथ आपके उपज को लाभदायक बनाइए, अपने सपनों को साकार करिए और सफलता की ओर बढ़िए। आपकी खुशियों की ओर आपके बैंकिंग साथी के साथ। स्टार एग्री इंफ्रा के विशेष गुणों के साथ अपने सपनों को उड़ान दे। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। भारत सरकार की कृषि और कृषक उन्नत की प्रतिबद्धताओं के साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AIC का गठन हुआ। समूचे भारतवर्ष में कृषि बीमा के लिए अधिकतम किसान AIC पर भरोसा करते हैं। आधुनिक तरीकों से आपदा की स्थिति में कृषि एवं कृषि संपदा के नुकसान के सटीक आकलन और त्वरित भुगतान का मजबूत सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि हर किसान के घर तक खुशियां पहुंचाने का है इरादा। हम हैं AIC। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने बजट बनाने में वित्त मंत्री का साथ दिया है, और तमाम सवाल जो सबके मतलब के हैं वो हम पूछ ही रहे हैं। और सोमनाथन जी, एक सवाल जिसको लेकर बहुत पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, डिफेंस को लेकर, डिफेंस को जो आवंटन किया गया उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भाई सरकार ने कम कर दिया है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? नहीं, डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन रिड्यूस्ड. आई कैन रीड आउट द फिगर्स. So if you look at, I'll give you a long boring list, but I have to give it since you have said this. So Ministry of Defence money is provided under 4 different heads. One is called Ministry of Defence Civil, one is Defence Services Revenue, another is Capital Outlay, and the fourth is Defence Pensions. So Defence Civil I'll start with. The amount for 23-24 budget for Defence Civil was in demand number 19. And the amount was 22,612. In the next year, it is 25,963. BE to BE, I'm comparing. I can also do RE separately if you want. I'm just illustrating. Defence Services revenue 270 last year, 282 this year. बढ़ा है. Then capital outlay 162,600 last year, 172 this year. Okay. And pensions. 138 last year, 141 this year. So every one of them has gone up. So I am not clear how it is said that this is falling. It is not falling. It is कम नहीं है, एक्सपेंडिचर बढ़ाया ही गया है डिफेंस के सेक्टर. डॉक्टर जोशी, अगर हम समझना चाहें कि जो बैंकिंग सिस्टम में रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पैमाना होता है, एनपीएस को कम करने में तो हम सफल हुए हैं, लेकिन अब जो डेट रिकवरी का प्रोसेस है उसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान किएगा, उससे फ़ायदा क्या होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में? तो इस बजट में तो एनसीएलटी के बारे में बोला गया कि उनके संख्या बढ़ाई जाएगी, एनसीएलटी के बेंचों का. उसी तरह से डीआरटी के जो नंबर हैं वो बढ़ाए जाएंगे. अभी देश में हमारे पास 39 के करीब डीआरटी हैं और 5 डीआरएटी जो उनको सुपरवाइज करते हैं. लेकिन अगर हम देखें कि वो कितने केसेस हर साल डिस्पोज कर रहे हैं और कितने नए केस आ रहे हैं, तो हर साल करीब 1500 नए केस डीआरटी में आ रहे हैं, डीआरटी के सिस्टम में, जबकि उनकी डिस्पोजल की जो क्षमता है वो करीब 800 के आसपास. तो एक बहुत बड़ा गैप है, लगभग 50% नए केस जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं. और आज के डेट में करीब 2.22 लाख केस ये 39 डीआरटीज में पेंडिंग है, जिनमें जो पैसा इन्वॉल्व है वो भी बहुत सारा है, 16 लाख करोड़ का पैसा. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बार माननीय वित्त मंत्री महोदया ने ये बताया है कि इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी. एक चीज़ और है, जो हमारा आईबीसी कोड है उसमें भी डीआरटी को एक रोल दिया गया है. वो क्या रोल है कि वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी हैं, उनको डेजिग्नेट किया गया है डीआरटीज़ को फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स. तो ये प्रावधान अभी नोटिफाई करना बाकी है. जब ये प्रावधान भी नोटिफाई हो जाएगा तो डीआरटी का काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसलिए भी एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन है कि उनकी संख्याओं की वृद्धि की जाए. जी चलिए, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन चलते चलते अजय जी एक बात ज़रूर मैं चाहूँगी कि हम ये सबके सामने रखें, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि क्लाइमेट एक जलवायु परिवर्तन एक हमारी कटु वास्तविकता बन चुका है, तमाम देश हैं, विकसित देश हैं जो अपने विकास के लिए अभी भी इसकी ओर कदम नहीं बढ़ा रहे. हमारे इस बजट में कहाँ तक ये जो ग्रीन इकोनॉमी की सोच है ये भी परिलक्षित होती है. क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी हमारे सामने आ रहा है. कितना महत्वपूर्ण है इस पक्ष को भी समझना? 3 या 4 बिंदु इसमें रखे गए हैं. पहली बात, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन उसके साथ स्टोरेज चाहिए. अभी तक हम बैटरी स्टोरेज पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस बजट में कहा गया कि जो पम्प्ड स्टोरेज होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें करा जा सके. एक तो पहला ये. दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी अगले के दशकों, आने वाले दशकों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रहेगी. उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मॉड्यूलर रिएक्टर बने, दूसरा इसमें पहल है. तीसरा, कई दशकों तक कोयले पे आधारित जो अल्ट्रासाउंड, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के जो प्लांट्स हैं, वो पहला प्लांट हिंदुस्तान में लगेगा.
और आखिरी चीज़ जो इसमें है वो जो टैक्सोनॉमी, क्लाइमेट फाइनेंस की टैक्सोनॉमी, इसका जो वर्गीकरण है और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम उसके स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, जिससे कि जो विदेशी निवेशक हैं वो समझ सकें कि हम जब क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं तो उसका हमारा मतलब क्या होता है। ये इसका चलिए, तो इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का शामिल होने के लिए। संजय मल्होत्रा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला स्टूडियो में आने के लिए। अजय सेठ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जोशी, बहुत शुक्रिया। टीवी सोमनाथन साहब, हमेशा की तरह गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुहिन कांता पांडा जी, आपका भी धन्यवाद इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और भी बड़ी खबरें। बजट को हम लगातार आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन पैनल आपको आज के दिन फिलहाल कहीं नहीं मिला होगा। आप देख रहे हैं बजट 2024। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े